हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नंबर 5 डिवीजन का पार्ट 3 के जो हमारा चैप्टर है डिमांड। हमने अब तक इसके बारे में जो पढ़ा है उसमें डिमांड के बारे में किस तरीके से डिमांड डिटर्मिनेंट्स होती है, उसका निर्धारण कैसे होता है, डिमांड होती क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में। इसमें हम जो पार्ट 3 में हम एक बार फिर से लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम क्या है, किस तरीके से डिमांड क्रिएट होती है। बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है, देखिए वो क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। देखिए लॉ ऑफ डिमांड सीधा सीधा मांग का नियम ये कह रहा है कि अन्य बातें समान रहते हुए जो डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, प्राइस के साथ, उसका उल्टा रिलेशनशिप होता है। यानी प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी और प्राइस अगर घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि जो डिमांड है उसका प्राइस के साथ इन्वर्स यानी उल्टा रिलेशनशिप होता है। नीचे आप टेबल देख सकते हैं डिमांड की और प्राइस की किस तरीके से है। देखिए जब प्राइस 50 रुपीज़ है तो एक व्यक्ति 100 किलोग्राम डिमांड कर रहा है, तो डिमांड कितनी की है, 100 की। प्राइस अब घट गया, 40 हो गया, उस व्यक्ति ने डिमांड बढ़ा दी, 200 कर दी। प्राइस 30 हो गया, अब वो पहले से ज़्यादा 300 किलोग्राम वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दी उसने। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया गया। प्राइस 20 हुआ तो 400, प्राइस 10 हुआ तो 500। यानी प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इसको हम ग्राफ के ऊपर भी शो कर सकते हैं। देखिए ग्राफ के ऊपर भी हम इसको इसी तरीके से जो उसका प्राइस और जो उसकी क्वांटिटी है, इन दोनों को एक बिंदु पर लेकर के जो है इनको एक लाइन के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं, इनको मिला सकते हैं। तो ये हमारा था लॉ ऑफ डिमांड। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम अब कॉजेज़ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम के कारण क्या हैं। देखिए किस तरीके से जो है जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क करता है, इसके क्या कारण हैं, किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ये नियम कह रहा है कि किसी वस्तु की अगर हम लगातार यूज कर रहे हैं, अगर किसी वस्तु को हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वस्तु से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर बार घटता चला जाता है। यानी हम लगातार यूज करते हुए उसके जो हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है हमें पहले से कम मिलना शुरू हो जाता है, और जिस वजह से हम उसकी डिमांड थोड़ा सा कम करना शुरू कर देते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु की अंतिम इकाई जो है वो उससे पहली इकाई से कम सेटिस्फेक्शन देती है, या किसी वस्तु की अगली इकाई जो है उससे पूर्व की इकाई से, उससे पूर्व की यूनिट से जो है वो कम सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी वजह से भी जो लॉ ऑफ डिमांड है मांग प्रभावित होती है, कम या ज़्यादा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूट ऑफ इफ़ेक्ट होता है कि पूरक वस्तुओं का प्रभाव। अगर मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि चाय में हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, इससे अच्छा है हम कॉफ़ी पी लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी है और टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी। ऐसे ही आपका पेप्सी हो गया,
और आपका कोका कोला, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये क्या है, ये सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस वस्तु के घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नहीं घटे कॉफ़ी के प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूट है टी, उसके प्राइस बढ़ गए, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पड़ा कॉफ़ी पर। चलिए इसके बाद बात करते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को यहाँ पर हम ब्रैकेट में ले रहे हैं रियल इनकम। देखिए इनकम इफेक्ट एक अलग चीज़ है, ये तो आय के लिए बता रहा है, लेकिन इसमें रियल इनकम जोड़ दिया गया। इसको दूसरी तरीके से हम समझेंगे। रियल इनकम यानी वास्तविक इनकम क्या है। इसमें ये नहीं कि आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपकी इनकम बढ़ गई है, नहीं। रियल इनकम का मतलब है आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आप जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उसका प्राइस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप जो है हाँ देखिए रियल इनकम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर आपको कहीं 20 रुपीज़ का एक समोसा मिले, आप 20 रुपये का एक समोसा लेने जाते हैं, तो अचानक से रेस्टोरेंट वाले ने, आप अगले दिन गए, अचानक से उसने कहा कि भैया मैंने जो है समोसे के प्राइस घटा दिए हैं और अब मेरा जो समोसा है वो 10 रुपये का हो गया, 10 रुपीज़ का। तो आप डेली 20 रुपये लेकर के जाते थे, आज भी 20 लेकर के गए, और आपको लगा कि क्यों ना मैं 20 रुपये में, आज मुझे 2 मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं 2 ही खरीद लूँ। तो आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। आप 20 रुपये पहले लेके जाते थे, 20 अब, लेकिन आपकी रियल इनकम में चेंज हुआ। रियल इनकम यानी अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, क्योंकि उस वस्तु के प्राइस घट गई। प्राइस घटते ही आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई और आपने ज़्यादा पैसा ना खर्च करते हुए पैसा उतना ही खर्च किया जितना रोज़ करते हैं, बावजूद उसके ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली। तो ये इफ़ेक्ट था रियल इनकम का। इसके बाद बात करते हैं एडिशनल कंज्यूमर। एडिशनल कंज्यूमर वो होते हैं जो किसी कारण से ऐड हो जाते हैं। यानी एडिशनल कंज्यूमर वो हैं जो पहले नहीं खरीद रहे थे आपके प्रोडक्ट को, लेकिन अब आ गए हैं। किस कारणों से? क्योंकि अब आपने वस्तु के प्राइस गिरा दिए हैं या वस्तु के प्राइस कम कर दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, द प्राइस ऑफ AC फॉल डाउन देन सम एडिशनल कंज्यूमर विल एड इट। देखिए अगर सपोज दैट गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग हैं जो AC लगवाना चाहते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, लेकिन AC के जो प्राइस है उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ही महंगे प्राइस हैं, तो इसलिए सभी लोग नहीं लगवा पाते। तो इस वजह से अगर सपोज दैट कि कंपनी ने AC के प्राइस घटा दिए, अभी तक वो 25,000 या 30,000 का AC जो था उसको अचानक से 10,000 का कर दिया, तो बहुत सारे लोग जो जिनका बजट 10,000 का है, अब वो पहले से ज़्यादा लोग जो है AC खरीदना शुरू कर देंगे। तो क्या हो गया, प्राइस जो है गिरते ही कुछ लोग जो उस वस्तु खरीदना चाहते थे लेकिन बजट की वजह से नहीं खरीद पाते थे, अब वो भी क्या हो गए, उन कंज्यूमर्स में ऐड हो गए। तो एडिशनल कंज्यूमर के आने से जो है आपकी डिमांड में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। चलिए इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट यूजेज। डिफरेंट यूजेज ऐसी वस्तु जिसके एक से ज़्यादा यूज हो, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका मिल्क हो गया, दूध। देखिए मिल्क से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप दही बना सकते हैं, आप जो है खोया बना सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं, आप आइसक्रीम भी उससे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप मिल्क से यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। तो जो ऐसी वस्तु है जिसके डिफरेंट यूज़ हैं, उस वस्तु की डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादा होती है, भले ही आपका प्राइस कम हुए हो या ना। हाँ, लेकिन अगर आपने मिल्क के प्राइस डाउन कर दिए तो अब लोग पहले से ज़्यादा मिल्क खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि मिल्क के एक से ज़्यादा यूज हैं। अब वो क्या करेंगे, वो अपने घर दही भी बनाना चाहेंगे, वो जो है आप चाय में भी यूज करेंगे, डायरेक्टली भी उसको यूज करेंगे, कई सारी चीज़ों में उसका यूज हो सकता है, तो इसलिए उसकी डिमांड वो बढ़ा देंगे। चलिए अब सबसे लास्ट में देखते हैं ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, आप ये समझिए। सीधे सीधे एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ले ली, कितनी सामान खरीदते हैं, और वाई एक्सिस पर ले लिया प्राइस। जब प्राइस किसी वस्तु के हाई हैं, P हैं, तब उसकी क्वांटिटी क्या है, Q है।
कम है, यानी इतनी क्वांटिटी वो खरीद रहा है जब प्राइस बहुत ज़्यादा है। जब प्राइस उसने घटा दिए, डाउन कर दिए P1 पर, तो क्वांटिटी उसने बढ़ा दी, कितनी हो गई Q1, क्योंकि प्राइस घटती है पहले से ज़्यादा वस्तु वो खरीदने लगा और Q से शिफ्ट होकर के उसकी डिमांड कहाँ तक पहुँच गई, Q1 तक पहुँच गई। तो सीधा सीधा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस घटेंगे तो भैया डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी। इसके बाद हम इसके कई अदर चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का ये समझ में आया होगा। थैंक यू।